कि उद्धव के मंत्री शिंदे का विद्रोह, 30 विधायक लेकर सूरत पहुंचे और इस पर जिस तरह से एक एक करके बयान आया, जिसमें हमने देखा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये कोशिश राजस्थान में भी हुई थी लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए। राज्यसभा की अधिक से अधिक उन्होंने सीटें जीती है और कई राज्यों में कई और यहाँ पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ये कोशिश कई राज्यों में कर चुकी है, कई जगह सफलता मिली, लेकिन महाराष्ट्र भी उसी राह पे अभी दिख रहा है। महाराष्ट्र में नई सूरत भाजपा के लिए शिवसेना में बगावत की स्थिति दिख रही है। ये खबर काफी प्रमुखता से है। नरेंद्र जी, राजीव जी, एकनाथ शिंदे 30 विधायकों को लेकर गुजरात बैठे हैं। हम देखना चाहें राजस्थान और महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां बहुत अलग अलग है। राजस्थान के अंदर जो विद्रोह था वो कांग्रेसी नेता ही थे, उन्होंने विद्रोह किया था और उन्हें लास्ट में मना लिया गया। शिवसेना के जो नेता विद्रोह कर रहे हैं, शिवसेना का जन्म हिंदुत्व को लेकर हुआ था और हिंदू के पक्ष में ये लोग बात करते थे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वहां बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जब से उद्धव सरकार आई है और एनसीपी से गठबंधन किया है, तभी से इनके अंदर खाने विधायकों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी, क्योंकि ये इनका जो आज तक जो छवि बनी हुई थी आम जनता के बीच में वो हिंदुत्व को लेकर थी। और अब ये जो एनसीपी के साथ मिलने के बाद में ये अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में एनसीपी के नेता व अन्य दल के नेताओं को जब सरकार में तरजीह दी गई तो एकनाथ शिंदे को एक तरह से बिल्कुल सत्ता से अलग ही कर दिया गया। कुछ थोड़ा बहुत जो उनके पास था तो उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने वो सारा सब कुछ उन्होंने संभाल लिया। उसके बाद से एकनाथ शिंदे काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव हुए महानगर पालिका के वहां पे, उसमें भी शिवसेना ने इसी कारण से मुंह की खाई है कि वो हिंदुत्व से बहुत अलग हट चुकी थी। तो इन लोगों को लग रहा था कि आने वाले विधानसभा में भी ये लोग चुनाव हार सकते हैं, तो इनको वापस हिंदुत्व की पटरी पे आने के लिए इन्होंने वहां दबाव बनाया कि हमें भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो 30 विधायकों के लेकर एकनाथ शिंदे गुजरात बैठे हैं और उनका अभी भी दबाव है कि इस शर्त के ऊपर वो वापस आ सकते हैं कि भाजपा के साथ दोबारा सरकार बनाई जाए। अमूमन ये देखा गया, चाहे मध्य प्रदेश की स्थिति को देखे, चाहे राजस्थान की स्थिति को देखे, चाहे छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखे, यहाँ पे जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के रेस में हो, चाहे जो एक अहम पद पर हो, उसकी कुछ बातों को नहीं माना गया। जैसे सचिन पायलट की लगातार शिकायतें रही कि अशोक गहलोत तो उनकी बातों को दरकिनार करते हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में भी खबरें आ रही थी कि वो कुछ प्रोजेक्ट लेकर जाते थे, चाहे कोई बात रखते थे, उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये नाराजगी कहीं ना कहीं दबी थी और ये एकाएक फूटी है और लिहाजा देखिए शर्त तो रखी जाती है, शर्त के पीछे बहुत सारी बातें होती है। और देखिए कि एकनाथ शिंदे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आप तो यहाँ पे भाजपा से गठबंधन करो तभी हम वापसी करेंगे, सीधे सीधे। मतलब कहीं ना कहीं एक आपको हाशिए पर डाला जाता है किसी व्यक्ति को जिसका अपना एक दमखम होता है और लिहाजा इस तरह की स्थिति बनती है। नयन जी, राजीव जी, ऐसा सभी पार्टियों में देखा गया है। इससे पूर्व भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब भैरव सिंह जी दिल्ली की राजनीति में चले गए, उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए, उस समय लग रहा था कि सेकंड लाइन के जो नेता थे घनश्याम तिवारी, उन्हें यहाँ का सारा जिम्मा सौंपा जाएगा। लेकिन उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान भेजा गया और उनके नेतृत्व में चुनाव कराए गए। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया और घनश्याम तिवारी के बीच में अंतिम समय तक नोकझोंक चलती रही अपने अपने विधायकों को लेकर। और उसी प्रकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी जब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने लगे तो लगने लगा कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं राजस्थान में प्रभार सौंपा जाएगा। और जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी सचिन पायलट को ही सामने रख करके एक तरह से चुनाव हुआ था और गुजरे बाहुल्य क्षेत्र से वहां से एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया था। और चुनाव होने के बाद में अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट को उसमें गृह का जो प्रभार देना था वो देने के साथ साथ वहां के जो आईएएस अधिकारी थे वो सब अशोक गहलोत के नेतृत्व में थे। उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, वो नाराज हो गए। उप मुख्यमंत्री का एक नाम मात्र का उनको प्रभार दिया गया तो काफी नाराजगियां चली। और जैसा कि हम मध्य प्रदेश में हमने देखा, सिंधिया जी जिस प्रकार अलग हुए वहां से, सेकंड लाइन के नेता हुए भी उनकी जब बात नहीं सुनेगी, उसी प्रकार सचिन पायलट ने भी ये प्रयास किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इनकी विचारधारा कांग्रेस की रही है और इन्हें रहना कांग्रेस में ही है, इसलिए ये लोग वापस लौट के चले गए। सिंधिया जी का मामला थोड़ा अलग था, उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी से थी और उनको लगा कि राहुल गांधी से कितनी नजदीकी थी। कहा यह जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी के बेडरूम तक भी जाना था और वो बहुत निकट कहे जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति को आप लगातार दबाते रहेंगे, हाशिए पर डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति निर्मित होती है जिस तरह की स्थिति हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर देखिए कई नेताओं के यहाँ पे बयान निकल के सामने आए और देखिए जिस तरह से शिंदे का हठयोग है, इस हठयोग को लेकर जो बातें कही जा रही है कि बीजेपी एन के प्रकार कहीं ना कहीं राज्यों की सत्ता में काबिज होना चाह रही है।
चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे अन्य कोई वरिष्ठ नेता हो, जो कल दिल्ली में जो अग्निपथ और ईडी के विरोध में जो धरना प्रदर्शन होता है, इसमें ये बात प्रमुखता से बातें निकल के सामने आ रही थी। राजीव जी, लग रहा है मुझे कि जो पार्टियों के अंदर जो सेकंड लाइन के नेता होते हैं जी, उनसे जो मुख्य नेता होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं डर सताता रहता है कि आने वाले समय में ये उनकी सीट पर काबिज हो सकते हैं। तो जब तक सत्ता उनके हाथ में होती है तो वो प्रयास करते हैं कि वो आगे न बढ़ पाए। इसी को लेकर के इस तरह की स्थिति हर प्रदेश में देखने को मिलती है। और इस बीच में अगर देखा जाए कि ईडी के विरोध को लेकर लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का, और पूरे देश में देखिए कि उसमें अग्निपथ को भी जोड़ दिया गया है, और अग्निपथ को लेकर जो तमाम बातें यहाँ पे कही जा रही है कि ये शॉर्ट टर्म में ये नौकरी है जिसको लॉन्ग टर्म में रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। साथ ही यहाँ पे चौकीदार वाला जो एक वाकया है कि भाजपा कार्यालय में चौकीदार रखा जाएगा, जिस तरह से कुछ नेताओं के बयान है, उसको लेकर काफी यहाँ पे बातें हो रही है। नहीं जी राजीव जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईडी को लेकर कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है जी, तो उसके अंदर सीधा सीधा नेशनल हेराल्ड कंपनी का जो मामला था, गबन का मामला वो था, उसको लेकर वो आम जनता को इससे जोड़ नहीं पाई। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसके साथ साथ के अंदर अग्निपथ योजना को भी जोड़ लिया है कि शायद इसी के नाम से एक जनता का समर्थन हमें मिल जाए और एक बड़ी संख्या में भीड़ हमारे साथ आ जाए। लेकिन ये लोग ये नहीं देख पा रहे कि अग्निपथ को लेकर के इस समय जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो काफी हद तक आगजनी और ऐसी स्थिति में जा पहुंचा है। इन्हें एक अपील तो इन्होंने की है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, लेकिन साथ साथ ये लोग उसका समर्थन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दोषी भी कहलाते हैं। और जैसा हम अग्निपथ के बारे में हमें सबको पता है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रेस वार्ता करके ये कंफर्म कर दिया था कि अग्निपथ योजना सेना भर्ती का एक अलग से बनाया गया स्टैंड है। सेना भर्ती ही होनी है उसके जरिए भी, अग्निपथ के नाम से कोई भर्ती नहीं होनी। इसके अंदर जो 25% भर्ती होंगे जो होते थे आज से पहले, उसकी जगह 100% भर्ती होने, 4 गुना। उसके अंदर से जो 25% लेने हैं, वो जो टॉप में 25 रहेंगे ट्रेनिंग के बाद में वो रेगुलर सर्विस में रहेंगे, जो 75% रहेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और उन्हें अग्निवीर का प्रमाण पत्र दे करके आम जनजीवन में अन्य काम करने के लिए भेज दिया जाएगा वापस। आने वाले समय के अंदर राजस्थान पुलिस है व अन्य जो संगठन है, CISF है, इन सब के अंदर इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक खबर अखबारों में आज काफी प्रमुखता से है। वो खबर ये है कि कांग्रेस से शासित जो भी राज्य हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, सत्ता में रहकर भी सड़क पर कांग्रेस 3.5 साल में हर महीने विरोध प्रदर्शन, गहलोत और मंत्री लगातार इसमें शामिल होते रहे। ये खबर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस का विरोध पथ नाम से हेडलाइंस है ये खबर। आप इस खबर को भली बातें समझ पा रहे होंगे कि सत्ता में रहने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन में किस तरह से सत्ता और संगठन के लोग शामिल रहे। राजीव जी, ये एक अलग ट्रेंड चला है राजनीति का। आज से पहले जिस स्टेट के अंदर जिस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां कम से कम उसके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन नहीं किया करते। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं राजस्थान में पिछले दिनों ईडी को और इनको लेकर के धरने प्रदर्शन हुए, मतलब ये आम जनता में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आज की आम जनता सोशल मीडिया से काफी जुड़ी हुई है, उन्हें सारा मामला पता है। लेकिन फिर भी ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। और हमने देखा भी परसों जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस तरफ से पूरे राजस्थान भर में किया गया, जिला हेडक्वार्टर्स पे, उपखंड कार्यालय के ऊपर, उनमें संख्या न के बराबर थी। और आम जनता में चर्चा थी कि आखिर धरना प्रदर्शन है किसके खिलाफ, क्योंकि सत्ता भी इनकी है और धरना प्रदर्शन भी ये लोग कर रहे हैं और इन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे थे। तो ये एक अजीब सा स्टैंड चला है इसमें राजनीति का। और इस बीच ये भी देखिए कि छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली कूच कर चुके हैं धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर पूरा जो केंद्र बिंदु है इस समय दिल्ली का है, और कांग्रेस के तमाम चाहे मंत्री हों चाहे संगठन से जुड़े बड़े नेता हों, वो दिल्ली कूच करते नजर आ रहे हैं। राजू जी, मुझे लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के अंदर एक बड़ा स्पेस हो गया है और सभी नेताओं को लग रहा है कि उस स्पेस को भरने का वो प्रयास कर रहे हैं अपने अपने चेहरों से। जैसा कि अशोक गहलोत के समय आप देख रहे हैं, जो ईडी का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, मुख्यमंत्री राजस्थान के है, लेकिन राजस्थान न रह करके इस समय काफी लंबे समय तक दिल्ली ही है। और भी काफी है, शाम को राजस्थान पहुंच जाते हैं, फिर सुबह में दिल्ली पहुंच जाते हैं। हाँ, कल सुबह वो राजस्थान के लिए रवाना हुए, राजस्थान में जयपुर में कुछ काम किए, शाम को जोधपुर पारिवारिक प्रोग्राम में शामिल हुए, रात को वापस दिल्ली के रवाना हो गए। और इस समय हम देख रहे भी रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्रेस रिलीज को लेकर के या जो भी बड़े काम होते हैं उन सबके सामने अशोक गहलोत का चेहरा सब सामने लाया जा रहा है। एक तरह से केंद्र का बड़ा नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वो खुद भी चाह में है कहीं ना कहीं। हमने अलका लांबा जी को देखा, जब उनको लगा
कि राजस्थान से अशोक गहलोत जी सामने आ रहे हैं, तो अलका लांबा जी का कल हमने शाम को देखा था मीडिया के सामने, उनका रोना वगैरह सब, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने के प्रयास में है। तो इसी प्रकार सभी नेता उस स्पेस को भरने के प्रयास में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। जी। और आज की अगर सबसे बड़ी खबर जो अखबारों में है, जो कल रात में जिस तरह से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में राष्ट्रपति का चेहरा एनडीए की तरफ से साफ कर दिया गया है। रायसीना की राह, राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिंह के बीच होगी टक्कर। पूर्व वित्त मंत्री के नाम पर विपक्ष एकजुट, कांग्रेस भी साथ है। भाजपा ने महिला आदिवासी नेता पर लगाया दांव, जीत संभव बताई जा रही है। राजीव जी, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पिछले कुछ दिनों से काफी कशमकश चल रही है। विपक्ष से एक नाम तय नहीं कर पा रहा था। एनसीपी के शरद पवार का नाम भी सामने आया, नेशनल कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया। इसी कड़ी के अंदर हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गांधी, जिन्हें कि महात्मा गांधी के परपोते कहा जा रहा है, उनका नाम भी सामने आया। लेकिन इन सबके नाम के सामने आने के बाद भी कहीं विपक्ष में एक राय नहीं बन पा रही थी। कल अचानक से अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का नाम एकदम से सामने आया और पूरे विपक्ष की इसके ऊपर सहमति भी बन पाई। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यूपीए के लिए इतनी राह आसान है ये, क्योंकि उनके खाते में अभी भी 27,000 मूल्य के वोट कम है। वही हम देखते हैं कि एनडीए सरकार है, उनको एक तरह से इंतजार था कि यूपीए किसका नाम सामने लेके आती है, और एनडीए सरकार को पता भी था कि उनके भी लगभग 12 से 13,000 वोटों का मूल्य कम है, तो उन्हें किसी अन्य पार्टी से, वाईएसआर हो या बीजू जनता दल हो, किसी एक पार्टी का समर्थन चाहिएगा। तो इसके लिए वो इंतजार कर रहे थे यूपीए सरकार का। लेकिन देर रात जब देर शाम तक यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया, तो उन्होंने तुरंत के अंदर द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने कर दिया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं और उन्हें लगता है कि उनके आने के बाद में बीजेपी का जो वोट मूल्य है वो नहीं मिल जाएगा। और वाईएसआर है, वो पिछले राष्ट्रीय चुनाव में वाईएसआर इनके साथ था और अब भी उनके साथ आएगा। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी से मिलकर भी गए हैं। जो हो गई है जनता दल के समर्थन से एनडीए की जो वोट वैल्यू है वो 5.6 लाख पहुंची है। तो ये वोट वैल्यू काफी मायने रखता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी नाम बहुत आगे था। 3 महिलाओं का नाम था जिसपे काफी चर्चा चल रही थी। इसके पहले आप देखिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो एससी वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग को यहाँ पे साधने के लिए बीजेपी ने किस तरह से, एनडीए ने यहाँ पे किस तरह से उस समय भी बहुत सारे समीकरण को देखा था। और इस समय आदिवासी महिला, और अगर आदिवासी महिला ये जीत जाती है तो देश की पहली आदिवासी महिला होंगी इस पद पे पहुंचने वाली। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के करीब पहुंची द्रौपदी मुर्मू। ये खबर हेडलाइंस के साथ में प्रमुखता से है। और अगर देखा जाए उनके पूरी जिंदगी को, तो जिंदगी का मर्म यह है कि पति और दोनों बेटों की मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, फिर समाज सेवा को समर्पित किया। जी 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 जी। द्रौपदी मुर्मू का मुझे जहां तक लग रहा है कि आदिवासी महिला होने का जो टैग है वो एनडीए सरकार ले जाएगी। आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया है। इससे पूर्व एसटी एससी का उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया है। बाकी उनका जीतना लगभग तय सा माना जा रहा है। जैसे आप अभी वोट परसेंटेज की जो बात कर रहे थे, तो बीजेडी के पास 31,700 का मूल्य का वोट है और वाईएसआर के पास 43,500 का वोट है। इन दोनों का वोट मिल जाता है तो उनके पास 75,200 का वोट हो जाता है, जबकि मात्र 13,000 वोट ही एनडीए को चाहिए। या दोनों में से एक भी आ जाती है तो भी इनकी राह बहुत आसान हो जाती है। एक तरह से चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू अगली देश की राष्ट्रपति होने वाली है। जी, और इसमें काफी समीकरण को देखा गया कि जो एनडीए के पास में वोट प्रतिशत कम थे उसको किस तरह से साधा जाए, क्योंकि वो उस वोट प्रतिशत को करना अपने पक्ष में काफी अहम था। क्योंकि जो टोटल वोट वैल्यू आ रहे हैं, जो हमने जो अखबारों में है कि 18 विपक्षी दलों के 219 सांसदों की वोट वैल्यू 1,53,300, ये 18 विपक्षी दलों का है। और 18 दलों के कुल 1550 विधायकों के वोट वैल्यू 2,27,751 है और कुल आंकड़ा 3,81,051 है। तो कहीं ना कहीं एनडीए काफी नजदीक है। ये जो आंकड़ों की गणित है उसमें एनडीए ने पहले ही इसका समीकरण बिठा लिया था। नहीं जी, मुझे लगता है ऐसा। जी जी, मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने लाते ही उनकी जीत की राह बिल्कुल आसान हो चुकी थी। उनका पूरा ध्यान जीतने के ऊपर था और जो 3 महिलाओं के नाम थे सामने, तो उनमें से भी उन्होंने देखा कि किसके साथ वोट परसेंट हमारे साथ जुड़ सकता है। तो ये उड़ीसा का नाम उन्होंने इसलिए सामने लेके आए कि बीजेडी का वोट परसेंट के साथ जुड़ जाएगा। जी, और देखिए उनकी जिंदगी के बारे में जो बातें जो वाक्या है कि आदिवासी संथाल समाज से आती है, वो परिवार बहुत गरीब था, मेरा मकसद सिर्फ छोटी सी नौकरी करके परिवार पालन करना था, उनका मकसद जो था।
नौकरी लग भी गई, लेकिन ससुराल वालों के कहने पर उन्होंने ये नौकरी छोड़ी भी। मन नहीं लगा तो फिर मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही वहीं से समाज सेवा भी करने लगी। 1997 में पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का चुनाव लड़ा और वो जीत गई। 2000 में विधायक का टिकट मिला और वो जीत गई। इसके बाद मंत्री बनी और 2009 में चुनाव हारने के बाद गांव आ गई, मगर इसी बीच बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे डिप्रेशन में वो चली गई। 2013 में दूसरे बेटे की भी हादसे में मौत हो गई और 2014 में पति को भी उन्होंने खो दिया। इसके बाद पूरी तरह टूट गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाया, खुद को समाज सेवा के लिए उन्होंने झोंक दिया। ये एक इंटरव्यू जो है उनका अखबारों में काफी प्रमुखता से है। जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही। जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय नई आयाम स्थापित करने जा रही है, लोग देखते भी रहे हैं, जैसे चर्चा में भी रहता है कि देश का प्रधानमंत्री चाय वाला बन गया, उसी पर राष्ट्रपति पद के लिए भी एक ऐसा चेहरा सामने लेके आए हैं जो सभी के लिए एक अपन कहेंगे आदर्श रहेगा कि बिल्कुल जमीन से उठे हुए एक नेत्री जिन्होंने काफी संघर्ष किया जीवन में, अपने पारिवारिक परिस्थितियों से भी संघर्ष किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी संघर्ष किया और आज देश के सर्वोच्च पद के ऊपर काबिज होने जा रही है। जी, और एक खबर काफी प्रमुखता से और भी है कि कुछ राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री को ये लगता है कि फोन टैपिंग किया जा रहा है, उनकी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश किया जा रहा है। राजस्थान में भी ये कोशिश हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ में भी फोन टैपिंग और राज्य अस्थिर करने की कोशिश, राज्य में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ये आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार पे। देखिए, केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकारें हैं जो अगर विफल होती दिखती हैं उनके खुद के कामकाज को लेकर के, तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती रहती हैं। और जब आई रही बात फोन टेपिंग की, तो सुरक्षा की दृष्टि से फोन टेपिंग आज से पहले भी होते रहे हैं और अभी भी होते रहेंगे, इसमें कोई आरोपण करने की बात भी नहीं है। और जैसा कि इल्जाम लगते हैं लेकिन वो नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। हमने पिछले दिनों देखा सचिन पायलट को लेकर के जब अशोक गहलोत से नाराजगी आई, उस समय बात केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने ऐसे बात की है फोन पर, वो फोन टेप हुआ है। तो मतलब उस समय फोन टेपिंग का मामला अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने भी तो फोन टेपिंग करवाई थी विश्वेंद्र सिंह की और गजेंद्र सिंह जी की, उन्होंने आउट करने की बात, लेकिन नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं। लास्ट में इनका नतीजा क्या निकलता है, कौन दोषी होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही रहता है ये सब कुछ। जी जी जी। और इस बीच में अगर देखा जाए तो एक खबर जो काफी अग्निवीर अग्निपथ को लेकर है, अखबारों में एक खबर है कि राजनाथ सिंह भर्ती प्रक्रिया के फायदे विस्तार से बता सकते हैं। इसको लेकर बातें कही जा रही है, लगातार बैठकें भी चल रही हैं और हर साल कोटा बढ़ा सकती है सेना। ये खबर काफी प्रमुखता से अखबारों में है कि अग्निवीरों की अस्थायी नौकरी का कोटा 50% तक बढ़ सकता है। अग्निपथ योजना में 250 बैठकों और करीब 750 घंटे विचार विमर्श के बाद यह तैयार की गई है और इसमें रूस, चीन और इजराइल में भी ये चलन में है इस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया है। राजीव जी, अग्निपथ योजना नाम से जो भी योजना लागू की गई है, इस योजना को लागू करने का विचार भारतीय सेना के पास बहुत पहले से था, क्योंकि हमें विश्व की सेनाओं के टक्कर में खड़ा होना है। और हम जब विश्व की बड़ी सेनाओं को देखते हैं तो हम अमेरिका को देखते हैं जो विश्व की आज महाशक्ति है, तो इसके अंदर भी 4 साल की भर्ती योजना बहुत पहले से है। इसके अंदर जो बाकी बचे हुए सैनिक होते हैं उन्हें इमरजेंसी में बुलाया जाता है, बहुत बड़ी सेना है उनके पास भी। और अपन बात करें रूस की, जो दूसरे नंबर की बहुत बड़ी महाशक्ति है, वहां भी 18 से 27 साल के जो युवा होते हैं उन्हें भी सेना की ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है, जबकि हमारे यहाँ भी अनिवार्य नहीं किया गया है। और इसी प्रकार चीन के अंदर देखते हैं 3 साल की सैनिक भर्ती वहां भी होती है और 4 साल नौसेना के लिए होती है वहां भी। तो वह ट्रेनिंग करके आमजन में काम करते हैं लोग, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वो लौट के वापस आते हैं। फ्रांस के अंदर भी 1 साल की भर्ती योजना है, जिससे बाद में अगर उनकी कार्यकाल देखा जाता है, काम करने की शक्ति बढ़िया, तो 5 साल तक बढ़ा भी देते हैं फ्रांस के अंदर। इसी प्रकार इजराइल में, वहां भी हर नागरिक को सेना की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे एक साइड में चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, हम बुरी तरह से घिरे हुए हैं। हमारे पास सेना का जमावड़ा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हम जो सेना भर्ती करते हैं वो एक अपने समय तो सेना काम करने का जो अंतिम पड़ाव होता है उम्र का, वहां तक वो लोग काम करते हैं, रिटायरमेंट की उम्र तक। हमें युवा सेना की आवश्यकता थी जो देश में भी काम कर सके और बॉर्डर पे भी काम कर सके। इसके लिए एक ऐसी प्रकार की योजना लेके आई गई है शुरुआत के अंदर। आने वाले समय हो सकता है कि युवाओं के लिए अनिवार्य भी किया जा सके सेना की ट्रेनिंग। अभी तो शुरुआत है ये, और जहां तक फायदे गिनाने की बात है तो फायदे तो ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। सेना भी फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो युवा हैं वो जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, भात बंदी बुलाया गया, आपने देखा,
लेकिन युवाओं को अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो उनको जानना चाहिए जान नहीं पाए हैं शायद मुझे। हम ये जी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत पिछले दिनों जो देश के अंदर स्थितियां बनी थी, एक बयान दिया गया बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से, फिर एक विरोध हुआ और वो विरोध होने के तुरंत बाद में अग्निपथ योजना आई, और वो करने वाले थे उस बयान को लेकर के, वो लोग गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग इस योजना के विरोध के जरिए इस प्रकार का माहौल जो क्रिएट करने में लगे हुए हैं, वो है कहीं ना कहीं सेना भर्ती की जो अकेडमियां हैं, उन्हें लगता है कि उनका भविष्य अब संकट में है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपन देखते हैं कि एक साथ एक झटके में इतने सारे युवा मैदान में कहां से आ गए, न कोई प्रचार प्रसार, न कोई किसी बड़े संगठन का ऐलान था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अकेडमियां हैं जिनके बच्चे एक साथ मैदान में आ गए, उन सबको अकेडमी से भेजा गया। कहीं ना कहीं कोई धर्म विशेष के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि पिछले दिनों गुप्तचर विभाग ने पकड़े भी है कुछ लोगों को, जो कि अलग से नाम बदली करके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके चैटिंग कर रहे थे। तो ये सब तो देश में अस्थिरता पैदा करने की एक कोशिश है। बाकी जो अग्निवीर जो लगने वाले हैं, वो लोग तो तैयारी में जुटे हैं। जी, लेकिन इसमें जिस तरह से जो कोटा और राज्य सरकारों में राज्य सरकारें जो पहल कर रही है, क्योंकि हमने खट्टर का भी बयान सुना था, मनोहर लाल खट्टर जी का, कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि हम राज्य में नौकरी देंगे, लेकिन उसमें आरक्षण की ओर लेकर एक पेच आ रहा है, जिसकी बात यहाँ पे कांग्रेस करती नजर आ रही है कि सेना में आरक्षण लागू नहीं होता। तो जब ये अग्निवीर को राज्य सरकार अपने किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करती है, तो आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म करने की भी साजिश है, ऐसी बातें कही जा रही है। राजीव जी, मुझे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनका एक कोटा होता है जी, चाहे आप आरक्षण का नाम दे दीजिए, तो पुलिस में भी होता है वो कोटा अलग से, आईएएस के एग्जाम में भी होता है, जो देश की सर्वोच्च बड़ी परीक्षा होती है, उसमें भी भूतपूर्व सैनिक का एक कोटा होता है। उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं अग्निवीर को रखा जा रहा है। जो अग्निवीर का प्रमाण पत्र लेके आएगा, उन्हें आने वाली सर्विस के अंदर एक कोटा दिया जाएगा, जिसे चाहे आप आरक्षण का नाम दे दीजिए। जैसा कि पिछले दिनों बात चली थी, महिंद्रा ने भी घोषणा की थी, तब कई विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि महिंद्रा ने आज तक तो किसी भूतपूर्व सैनिक को भर्ती दी नहीं। हमें इन दोनों चीजों में अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि जो अग्निवीर आएंगे वो बिल्कुल युवा होगा, एक लंबे समय तक काम करेगा, उसमें कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। इसलिए प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं उनको लेने के लिए। प्राइवेट कंपनियों में अगर गार्ड की नौकरी में वो जाना चाहें, सिक्योरिटी की नौकरी में जिसे कहें, सिक्योरिटी की नौकरी कहना नौकरी वही है, उसको गार्ड की नौकरी कहना, गार्ड की नौकरी कहने से उसको ये लोग चौकीदार बोलने लग जाते हैं, और सिक्योरिटी की नौकरी बोलने से उसको थोड़ा सम्मान मिल जाता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की नौकरी में युवा अगर आते हैं जो काफी क्रियाशील होते हैं, तो प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं ऐसे युवाओं को लेने के लिए। और राजस्थान से खबर काफी प्रमुखता से है, जो काफी लोगों को चौंका भी रही है, और बॉलीवुड ने भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड उस वीडियो को देखकर हैरान है कि 7 साल के बच्ची का योग, बॉलीवुड भी हैरान वीडियो देखकर। पिता ने डाटा तो छिप कर यूट्यूब से सीखा, 100 एडवांस आसन है पहचान। मतलब आप देखिए कि एक जुनून, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बहुत सारी तस्वीरें निकल के सामने पूरे देश भर की। आईटीबीपी ने किस तरह से 17,000 फीट पे वहां पे उन्होंने ग्लेशियर में उन्होंने किया, और इस बीच में ये जो वीडियो है जिसपे बॉलीवुड भी हैरान है। काफी अहम खबर है ये, अगर देखा जाए तो मतलब जीत और जुनून क्या नहीं करा सकता। तो खबर है इसके बारे में, आप समझिए कि एक छोटी सी बच्ची है, उसे भी जब उनकी तबीयत खराब थी, उनके पिता को योग करने के लिए कहा गया, और जब पिता ने हमें बातचीत की तो योग के फायदे बताए, तो उस बच्चे को भी लगा कि हमें योग करना चाहिए। तो पिता योग करते थे, साथ साथ वो भी योग करने लग गई। तो पिता को थोड़ा नागवार गुजरा, उन्होंने डांटा भी, लेकिन छुप छुप के वो उनको देखती थी कैसे योग करते हैं। बाद में उसने यूट्यूब के जरिए विभिन्न आसन, विभिन्न योगों को देखना शुरू किया, करना शुरू किया। आज वो इसमें इतनी पारंगत हो चुकी है कि बड़े बड़े जो योग गुरु हैं वह भी वो योग नहीं कर पाते हैं जो योग वो कर लेती है। और इसका कारण भी ये है कि एक कम उम्र के अंदर ज्यादा होता है जी, हर योग आसानी से कर लेते हैं। और कल पूरे राजस्थान में कहूँ कि हिंदुस्तान भर के सोशल मीडिया के ऊपर उसके वीडियो छाए रहे जी। कहने के ये हठ योग है, समझा जाए, जो ऋषि मुनियों को देखने को मिलता है। पूरा हठ योग ही देखने को मिलता है। ये हठ योग के जरिए ये लोग काफी कुछ कर जाते हैं। और देखिए चाइना में बच्चों पे काफी कुछ काम किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, क्योंकि जिम्नास्टिक में जिस तरह का उनका शरीर काफी लचीला होता है, कहा यह जाता है कि चाइना और जापान में बच्चों को उस तरह से तैयार किया जाता है बचपन से ही। और देखिए जो एक कच्ची उम्र होती है जहाँ पर शरीर काफी लचीला होता है, उसको जिस सांचे में ढाला जाए वो ढल सकता है। हमने सोशल मीडिया में उस बच्ची के वीडियो भी देखा कि काफी बहुत सारे कठिन आसन बहुत इजी में कर रही है वो,
मतलब कहीं ना कहीं कम उम्र में उसने उस असाध्य चीजों को कर लिया। और साथ ही आप देखिए चॉकलेट जंक फूड से उसने दूरियां बनाई, शादियों का खाना भी नहीं खाती है वो। मतलब एक उन्होंने अपना एक मंत्र भी मान लिया कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस योग में किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। राजीव जी, हम देखते हैं कि किसी भी विशाल इमारत या भव्य इमारत को खड़ा करने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी यानी कि शुरुआत से होती है, बचपन जो होता है वहां से अगर अब चीज की आप नींव डालते हैं, खान पान पे ध्यान रखा जाए और शुरू से प्रैक्टिस करवाई जाए तो बहुत कुछ कर पाते हैं। चाइना वगैरह जिम्नास्टिक के अंदर सब सर्वाधिक स्वर्ण पदक इसलिए लेके जाता है क्योंकि बचपन से उन लोगों को तैयार करते हैं। जी और हमारे देश के अंदर भी जिस प्रकार से ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने की अभी जो रेस बढ़ी है, उसको लेकर के भी स्कूलों के अंदर खेलकूद प्रतियोगिता शुरू की गई है। और यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं बचपन से ही बच्चों को खेलकूद में आगे किया जाए, और आने वाले समय में इसके परिणाम भी आएंगे। जी जी। कुछ अहम खबर जो नरेंद्र यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए अखबारों की सुर्खियों में, चलते चलते संक्षिप्त में। जैसे कि गूगल ने अभी आज एक खबर आई है कि ईमेल, कैलेंडर और डॉक्स बॉक्स जैसे ऐप्स अब मुफ्त में नहीं मिलेंगे। गूगल अब इनके ऊपर एक निश्चित पैसे लगाने जा रहा है क्योंकि काफी लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल करते आए थे। और जैसे कि हम देखते हैं कि सभी बड़े जो ऐप्स हैं वो स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री देते हैं, और जब इसकी लत लग जाती है उसके बाद तो फिर उसके पेमेंट आप करो। जी हाँ, ये बिजनेस है जिसको हम समझ नहीं पाए आज तक, लेकिन अब धीरे धीरे बिजनेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। ईमेल के भी पैसे लगने वाले हैं, और बाकी नॉर्मल कुछ शर्तें रखी हैं इसके अंदर। एक लिमिट तक अगर आप करते हैं तो ये फ्री रहेगा। तो मतलब पैसे निकालना किसी बड़ी कंपनी से या जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां से पैसे निकालने की व्यवस्थाएं हैं, और आम जन तो बिल्कुल नॉर्मल ईमेल करता है तो उनकी जेब से कुछ लगने वाला नहीं है। जो बड़ी कंपनियां जो ज्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं गूगल मेल्स वगैरह का, उनकी जेब से पैसा निकालने का एक अच्छा प्रयास है इन कंपनियों का। सोशल मीडिया में बहुत सारे अच्छे फायदे भी है, जैसे यूट्यूब से बच्ची ने योग सीखा और आज पूरी चर्चा हो रही है। कई लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, माता की हत्या कर देते हैं और अपने रिश्तेदारों की हत्या करते हैं। इस तरह की भी खबरें पर हम चर्चा करते हैं। तो आज तमाम खबरों पर हमने चर्चा की, जिसमें खासतौर पे राष्ट्रपति की रेस को लेकर, जो अग्निपथ को लेकर और ईडी के विरोध को लेकर कांग्रेस का जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार किस तरह संकट में है, और अभी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि शिवसेना के 2 और विधायक बागी हो चुके हैं जो गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। गुजरात भी विधायकों को ले जाया गया है, एकनाथ शिंदे जी वहां पे हैं। तो ये तमाम खबरें थी जिसमें हमने चर्चा की विस्तार से। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश।